नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं हादसे की और हत्या की, देश की राजधानी की, स्मार्ट सिटीज की और कोरी राजनीति की, और मौत का एक महज आंकड़े तक सिमट जाने की। बात सिर्फ 3 मौतों की है। 140 करोड़ का यह देश, 3 लोगों की मौत हो जाए किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। पर क्या पड़ना चाहिए? और क्या हमारे सिस्टम, हमारी व्यवस्था की पोल खोलती हैं ये 3 मौतें या 3 हत्याएं, कहूं मैं इन्हें। देश का दिल, देश की राजधानी दिल्ली में 3 छात्रों की मौत हो जाती है। क्यों? वो आईएएस के अभ्यर्थी थे, नौकरशाह बनना चाहते थे, अफसर बनना चाहते थे। राउज आईएएस स्टडी सर्कल है। अब वहां पढ़ने गए। अब वहां पर एक लाइब्रेरी थी, वो बेसमेंट में थी, राजेंद्र नगर इलाके में। पढ़ रहे थे, शाम को 6:30 बजे के करीब का वक्त था। अब बारिश का मौसम है, पानी भर जाता है जी, सामान्य सी बात है। हर साल बारिश होती है तो हम मीडिया वाले सबसे पहले अपने कैमरामैन को भेज देते हैं, आईटीओ चले जाओ, मिंटो रोड ब्रिज पर चले जाओ, कैमरा लगा दो, वहां पर तैरती हुई बसें दिखेंगी ही दिखेंगी। इट्स अ नॉर्मल रूटीन, सामान्य सी बात है। मुंबई में हर बार बरसात होगी तो पानी भर जाएगा, कुछ लोग मरेंगे, किसी को करंट लगेगा, कोई मैनहोल में चला जाएगा। पुणे में इस बार गाड़ियां बह रही थी। मैं गांव देहात की किसानों की, ग्रामीण इलाके की तो बात ही नहीं कर रहा। या असम जलमग्न हो जाता है, पटना, बिहार, बाढ़ग्रस्त इलाके, वहां पर वो तो देखे ही जाते हैं, भर भराकर पुल टूटते रहते हैं। 59,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं पुल बनाने के लिए, पर जो टूट जाते हैं उनको बचाने के लिए भी कोई प्रावधान किया गया क्या? ये सवाल मैंने पूछा था। मोरबी में पुल गिर जाता है, 2 साल पहले 141 लोगों की मौत हो जाती है। छोटी मोटी मछलियां पकड़ ली जाती हैं, क्या कार्रवाई हुई? हम भी घड़ियाली आंसू बहाकर अब खामोश हो गए हैं, शांत हो गए हैं। और यही यहां पर भी होगा। अभी राजनीति चरम पर है। तो मैं आपको बता रहा था कि वो बेसमेंट में 3 छात्र पढ़ रहे थे, 30-35, कुछ चले गए, ये बैठे रह गए। पानी रिस रहा था, ड्रेनेज पाइप जो थी वो भी फट गई, तो पानी ऐसा भरा बेसमेंट में कि इन तीनों को, नेविन को, श्रेया को, तानिया को बाहर निकलने का वक्त ही नहीं मिला। वहीं जलमग्न हो गए, जल समाधि हो गई जी, किस्सा ही खत्म, जिंदगी खत्म। पर क्या इसे हम हादसा माने? राजनीति हो रही है, बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस, उसमें एलजीबी दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। स्वाति मालीवाल, महिला विकास, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष हैं, वो इसे हत्या बता रही हैं। उन पहलुओं पर भी जाऊंगा, लेकिन ये हुआ कैसे, मैं अभी भी इसको समझने में थोड़ी असमंजस वाली स्थिति में हूं। 6:35 पर बारिश का पानी अचानक ये राव आईएएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट में भर गया। फायर डिपार्टमेंट को जानकारी दी गई। एक एएसआई आया पहले वहां पर, वीरेंद्र, उसने देखा भाई अकेला मैं तो नहीं संभाल पाऊंगा, तो एसएचओ, बाकी पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी गई। फिर फायर डिपार्टमेंट वो 7:10 तक पहुंचा, उनसे भी पूरी बात नहीं बनी। तो फिर एनडीआरएफ की टीम आई 9 बजे, बिजली काट दी गई थी, तो पहली बॉडी
रात 10:40 पर निकाली गई। दूसरे छात्र का शव, पार्थिव शरीर 11:10 पर, और तीसरी बॉडी 1 बजे निकाली। क्या कमाल का कोऑर्डिनेशन है। हम विकसित भारत का संकल्प लेते हैं, हम कह रहे हैं 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए हैं, तीसरी बन जाएंगे। दुनिया में हमारे रुतबे का डंका बज रहा है। अब ये डंका कैसा? देश की राजधानी दिल्ली, वहां पर ऐसे इंतजाम हैं। और ये क्या इंतजाम है? 4 दिन पहले ही 23 जुलाई को 4 किलोमीटर की दूरी पर ही, राजेंद्र नगर से 4 किलोमीटर दूर पटेल नगर में एक यूपीएससी अभ्यर्थी की करंट लगने से मौत हो गई। पानी में करंट था, मेट्रो वगैरह कुछ पकड़ रहा था वो। ये जब दिल्ली का हाल है, बाकी देश का हाल क्या होगा? 100 स्मार्ट सिटीज बनाने की बात की थी, दिल्ली ही स्मार्ट नहीं बन पा रही, बाकी स्मार्ट सिटीज का तो क्या अंजाम हुआ होगा। और हैं कहां वो? उनकी बात हम भूल गए। नारे गढ़ने में हम एक्सपर्ट हैं। 2-2 आदर्श ग्राम भी लेने थे सांसदों को, कहां गए? खबरें आती है कानपुर में कोई महिला निकली है बाजार में, उसके ऊपर ई रिक्शा चढ़ जाता है। वो 80 के दशक में एक फिल्म आई थी हादसा। ये मुंबई शहर हादसों का शहर है, देश ही हादसों का देश हो गया है क्या? कहीं भी जान की गारंटी बची ही नहीं है क्या? अब छात्र गला फाड़कर चिल्ला रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। उनका आक्रोश स्वाभाविक है, होना चाहिए, पर इसका कुछ नतीजा भी निकलेगा क्या? हम जानकर अनजान बने रहते हैं क्या? इंसानी जान की कीमत ही नहीं है क्या? कड़वा सवाल है, पर इसकी वजह है, मैं क्यों पूछ रहा हूं। अब आपके सामने 2023 दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एमसीडी के डीएफएस, दिल्ली फायर सर्विस ब्रांच की एक रिपोर्ट क्या कहती है? दिल्ली में 583 स्टडी सेंटर्स जो हैं, उनमें से सिर्फ 67 के पास, लगभग 13% के पास ही फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है। चल रहे हैं जी धड़ल्ले से। 461 कोचिंग सेंटर फायर और दूसरे सर्टिफिकेट्स के बिना चल रहे हैं। सुरक्षा से जुड़े दिशा निर्देशों को ये नहीं मानते, ठेंगा दिखा देते हैं या पैसे दे देते हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता ना, ये तो पूरी दुनिया जानती है। करोल बाग में बहुत सारे स्टडी सेंटर्स हैं, मुखर्जी नगर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से सटा हुआ इलाका, वहां पर हर जगह मतलब सेल लग रही है, मानो हर कोई आईएएस बनने को तैयार और बनाने को भी तैयार। सारी बिल्डिंगों में कोचिंग सेंटर्स की भरमार है। अब इनके रास्ते बेहद तंग हैं, ये सारी दुनिया जानती है। कई कोचिंग सेंटर्स के लिए एक ही सीढ़ी है, कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं। जरूरत से ज्यादा भीड़ होती है, एक कमरे में तय मानक से ज्यादा छात्र वहां पर बिठाए जाते हैं, पर किसी को कोई परवाह नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। धंधा बन चुका है ये धंधा। जनरल स्टडीज का जो कोर्स है उसके लिए 1,75,000 रुपए लिए जाते हैं, ऑप्शनल के लिए 55,500, सी सेट के लिए 18,500, कुल 2,49,500 और 90,000 रुपए टेस्ट सीरीज के साथ कुल मिलाकर लगभग 3,40,000 रुपए एक छात्र से ये ले लेते हैं। मां बाप अपने पसीने की गाड़ी कमाई देने को तैयार हो जाते हैं, सपने को चेज कर रहे होते हैं, एंड दे कम क्रैशिंग डाउन। अब ऐसे में जिम्मेदारी की बात, सबसे अहम सवाल, जिम्मेदारी किसकी? सरकार किसकी है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की। पहले एक बहाना यह भी था कि एमसीडी, वो तो 15 साल से जी बीजेपी काबिज थी,
और इस पर जमकर राजनीति होती थी, जिम्मेदारी तय ही नहीं होती थी। यहां तो सीधे सीधे जिम्मेदारी है, एमसीडी भी आपकी और दिल्ली सरकार भी आपकी, पर मुख्यमंत्री तो जेल में है। सरकार कौन चला रहा है ये किसी को पता ही नहीं। खुद इस्तीफा देंगे नहीं अरविंद केजरीवाल, जेल में बैठकर ही सरकार चलाएंगे और ये सरकार ऐसी चलेगी। तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी? कोई जिम्मेदारी लेगा भी क्या? और दिल्ली जो अखाड़ा बना हुआ है, एलजी की उनकी ताकतें लगातार बढ़ाई जाती हैं। वो सिर्फ अड़ंगा देते ही दिखाई देते हैं दिल्ली सरकार के काम में। तो जो जनता ने सरकार चुनी है उसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती, दूसरा कोई काम कर रहा होता है और रायता फैल जाता है। आदमी सर खुजलाता रहे कि दिल्ली में हो क्या रहा है। और ये रिपोर्ट जब दिल्ली हाई कोर्ट में सौंप दी गई थी, 13% ही कोचिंग सेंटर्स फायर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, तो किसने क्या कार्रवाई की? ये अपने आप में क्रिमिनल एक्ट नहीं हो जाती कि आप गांधी जी के 3 बंदर बने हुए हैं, आंखों पर पट्टी है, कानों पर पट्टी है, मुंह पर पट्टी है। अब छात्र क्या कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुन लीजिए। बारिश का पानी बेसमेंट में घुसता है। बेसमेंट में पहले भी आग लग चुकी है, पहले भी ये इशू आ चुका है। बोला गया था बेसमेंट्स की लाइब्रेरी क्लोज करेंगे, बेसमेंट्स की लाइब्रेरी क्लोज नहीं हुई है। तो लाइब्रेरीज में गेट कितने थे? एग्जिट एंट्री अलग अलग गेट होता है मैम हर जगह सर, एक ही गेट था? गेट होता है। ग्राउंड फ्लोर के नीचे बेसमेंट टाइप का बना है, इन लोगों ने कॉलम टाइप का बना रखा है। साथ में जो सीढ़ियाँ आ रही थी और साइड में उनकी लिफ्ट थी, तो जो कॉलम्स है वहाँ से पंप लगा के उन लोग पानी निकाल रहे हैं। एक ही बेसमेंट है जिसके 2 डिवाइड कर रहे हैं, एक साइड लाइब्रेरी रखी है और एक साइड खाली है, तो दोनों साइड से पानी निकल रहा है। बहुत ज़्यादा कठिन समय ही है, मैं ये बता सकता। मैम एक ही रास्ता है, वहीं से सीढ़ी और साइड से क्या बोलते हैं उनकी लिफ्ट है। और वो जो एरिया लाइब्रेरी का, क्या वो कॉम्पैक्ट होता है? वो बहुत कॉम्पैक्ट है। 7:30 के आसपास। तो पता सबको था, किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अब प्रियंका गांधी वाड्रा कहती है यह आपराधिक और गैर जिम्मेदाराना है, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। बांसुरी स्वराज नई सांसद बनी है, वो कहती हैं हादसे के लिए स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक की आपराधिक लापरवाही जिम्मेदार है, ये स्थानीय इसे बनाते हैं, या ये एक सिस्टम का फेलियर है। और सिस्टम के फेलियर की बात आएगी तो मोरबी हादसा भी, वहां भी पूछा जाएगा। तो स्थानीय बना दीजिए किसी भी चीज को। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री भी थे, अब सांसद ही हैं। उन्होंने कहा आपने दिल्ली का क्या हाल बना दिया, क्या यही है आपका झीलों का शहर? वाजिब सवाल है, लेकिन क्या स्मार्ट सिटीज भी बन गई? कदम ताल किए बिना एक दूसरे पर आक्षेप ही करते रहेंगे तो क्या स्थिति बेहतर बनेगी? ऐसे में आज का सीधा सवाल, 3 छात्रों की मौत का जिम्मेदार बताए दिल्ली सरकार कौन है? यह सवाल, और यह पहला सवाल है हमारा। और स्मार्ट सिटी वाली नीति और सड़क पर मरना नियति। सड़क पर, ट्रेन में, ट्रेन के हादसे होते रहते हैं, हर जगह हरी झंडी दिखाई जा रही है, वंदे भारत चल रही है, और वो खत्म हो जाती है सुरक्षा कवच नाम की कोई चीज ही नहीं है। चर्चा में मेरे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं राजेश गुप्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ओनिका मेहरोत्रा, बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, शहरी विकास मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं सुधीर कृष्णा जी, पहली बार आ रहे हैं मेरे कार्यक्रम पर, वरिष्ठ पत्रकार और सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं आशुतोष, दिल्ली की राजनीति से भी जुड़े, लोकसभा चुनाव भी लड़े, वरिष्ठ नेता रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के। तो दिल्ली की राजनीति अंदर ये जो घालमेल होता है, ये हादसे हो रहे हैं, जिम्मेदारी किसकी, थोड़ा इनसे मैं जानना चाहूंगा। और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पर राजेश, सवाल सीधा है, इन 3 छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है? सुधीर भाई, पहले तो मैं
संदीप उन तीन चौधरी बच्चों है की मेरा जिनकी नाम। डेथ हुई, मेरा नाम उनके सुधीर परिवार नहीं के है, प्रति संवेदना राजेश। पेश करता हूं। सॉरी मैं एक्चुअली जो आपकी खबर देख रहा था और मैं आपके साथ कई बार डिबेट्स में भी आ चुका हूं, लेकिन दरअसल ये देखने के बाद में बड़ा, क्योंकि दुख है और हम भी परिवार वाले हैं और ये चीज़ें जब होती हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जिम्मेदारी किसकी है ये आपने पूछा, और मुझे लगता है कि जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार है, ठीक है, मेयर मैडम वहाँ पर कल गई और उन्होंने भी कहा कि 24 घंटे में इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए कि किस किस ने क्या क्या करा है। अभी एक हफ्ते पहले ही कमिश्नर ने वहाँ पर जो इस बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जोन के लोग थे उनको सस्पेंड भी करा था, क्योंकि बायलॉज से बहुत खेल रहे थे वो लोग। साथ में पीडब्ल्यूडी की जो मंत्री है उन्होंने भी इस बात को कहा है कि 24 घंटे के अंदर चीफ सेक्रेटरी साहब एक रिपोर्ट बनाए कि किस किस की जिम्मेदारी किसकी है। लेकिन बहुत दुखद है, बिल्कुल उसी के लिए मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि आपने बिल्कुल कहा कि पॉलिटिकल क्लास की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो इस बात पे ध्यान रखे, मॉनिटरिंग रखे कि जो एग्जीक्यूटिव क्लास है उस काम को किस तरीके से कर रहा है। सरकार किसकी है दिल्ली में? अनफॉर्चुनेटली जो भी लड़ाइयाँ है, जो भी है, आम आदमी बिल्कुल पार्टी दिल्ली में की सरकार है, हमारी है, एमसीडी भी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल हमारी है, बिल्कुल हमारी है। मैं ये कहता हूँ कि हमारी है, लेकिन वो बिल्डिंग आज नहीं बनी है। वहाँ पे ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग कुकुर मुत्ते की तरह खड़ी कर दी गई हैं। पिछले 10-15 सालों में दिल्ली की जो हालात है आपने खुद देखा है, आप भी 2013 में आपकी पहली सरकार बनी थी, आशुतोष जी ने बीच में थोड़ा सा वक्त जब आपकी सरकार नहीं थी, वरना 2013 से लगातार आपकी सरकार है। क्या किया आपने? बिल्कुल नहीं, देखिए मैं अगर आप मुझे अपनी बात रखने दें, जैसे आपने अपनी बात को रखा लगातार, मेरी भी सुन लीजिए। मेरा ये कहना है कि इस पहली बात तो ये, मैं इस बात से भागना नहीं चाहता कि मैं कह दूं कि इस पे बात डाल दूं, उस पे बात डाल दूं, ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर बात डाली जाएगी। लेकिन मेरा सबसे पहला ये कहना है कि जो भी अधिकारी उसमें संबंधित हैं, देखिए मोटे तौर पे ये काम तो इन अधिकारियों को देखना है कि वो नाले के साथ में बिल्कुल बिल्डिंग बन गई, वो बिल्डिंग बिल्कुल बराबर है, जो बेसमेंट उसने बनाई उस बेसमेंट को बिल्कुल रोड के बराबर बना दिया, उसको कोई देख नहीं रहा, परमिशन उसको स्टोरेज की दी गई और वो लाइब्रेरी चला रहा है। अब वो अधिकारी कहाँ सोई हुई थी? और वहाँ का उनको देखना तो चाहिए था ना कि भैया वो क्या कर रहे हैं। कौन है राजेंद्र नगर का? दुर्गेश पाठक, बड़े नेता हैं, आपके वरिष्ठ नेता हैं, मुख्य रणनीतिकार हैं। देखिए नाम तो लिया जाएगा, जब यहाँ पर प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछे जाते हैं, गृह मंत्री से पूछे जाते हैं, तो दुर्गेश पाठक से, आम आदमी पार्टी से भी पूछे जाएंगे। नहीं, बिल्कुल पूछे तो जवाब तो देने दीजिए चौधरी साहब। आपने सवाल पूछा तो मुझे 15 सेकंड भी आप अगर नहीं बोलने देंगे। आपने कहा दुर्गेश पाठक वहां पर विधायक है, मैं बिल्कुल मान रहा हूं, लेकिन मेरा मतलब ये तो आप भी समझ सकते हैं, एक एक कोचिंग सेंटर में एक एक गली में जाके क्या विधायक देखेगा? और क्या विधायक इस बात को देखेगा या अधिकारी देखेंगे? विधायक का काम है ये देखे कि अधिकारी अगर ढंग से काम ताल ठोकते थे राजेश भाई, नंबर फ्लैश करते थे, दिल्ली वासियों को बताते थे कोई घूस भी मांगे तो घूस ले लेना या दे देना, पर ये नंबर है, हमें बताना कहां भ्रष्टाचार हो रहा है, कहां पर अधिकारी ढंग से काम नहीं कर रहे, कहां पर गड़बड़ झाला है। अरे जो दिए तले अंधेरा हो रहा था। बिल्डिंग, एक बात सुनिए चौधरी साहब, मेरे एक मिनट बात सुनिए मेरी बात को। एक बिल्डिंग एक दिन में तो बन नहीं गई होगी। एमसीडी तो 1.5 साल पहले ही आई है ना, आपने अपने ओपनिंग कमेंट में बोला कि एमसीडी में हमारी सरकार है। एक दिन में तो बिल्डिंग बन नहीं गई होगी, पहले बेसमेंट बनी होगी, 4 मंजिल चले, 2-3 साल लगते एक बिल्डिंग में बनने में, एक दिन में तो बनी नहीं। वहां पे बेसमेंट भी बन गई, वहां पे कोचिंग सेंटर भी चालू हो गया। अब आप बताइए, ठीक है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि इससे हम संवेदना रखते हैं कि लोगों के किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ, लेकिन मैं जिम्मेवारी अगर आप पिछले साल हाई कोर्ट में राजेश, उसके बाद भी अगर पिछले साल हाई कोर्ट में एमसीडी की दिल्ली फायर सर्विस ने जो रिपोर्ट बनाई थी वो पेश की गई। उसमें क्या कहा गया? 583 कोचिंग सेंटर्स जो हैं उनमें से सिर्फ 67 के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हैं, 461 कोचिंग सेंटर फायर और दूसरे सर्टिफिकेट्स के बिना चल रहे हैं, और आपने चलने दिए। मैं फिर आपसे एक बात तो कह रहा हूं, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि चंडीगढ़ को छोड़ के पूरे इंडिया में कोई ऐसा टाउन प्लान नहीं है। आज अगर 70 से 80% दिल्ली ऐसे बनी हुई है तो क्या आप उसको कल तोड़ना शुरू कर देंगे? उसमें समय लगेगा उनको ठीक करने में। 1.5 साल हुए एमसीडी में हमें आए हुए। उसके बाद में अगर नालों की डिसिल्टिंग करते हैं कि एक दिन में उनको ठीक करना, जिस पर लोगों ने रैंप बना लिया, बिल्डिंग बन गई, एक दिन में कैसे हो? A to B की जगह नहीं छूटी हुई। आप उन प्रैक्टिकल चीजों, अच्छा 80% लोगों के दुकानें या मकान तोड़े जा सकते हैं। आप करोल बाग चलिए, आप राजेंद्र नगर चलिए, ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल पहले आई थी, उससे पहले वहां पे कुछ नहीं था, उसके बाद में बन गया। एमसीडी में हमारी सरकार आ गई, उसके बाद में कोचिंग तो आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, बेसमेंट में चलने लगी, ऐसा तो नहीं है ना? वरिष्ठ नेता हैं स्वाति मालीवाल जी, आपकी पार्टी की।
डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष भी हैं, वो कह रही हैं ये मौत नहीं, ये हत्या है, एमसीडी की लापरवाही का नतीजा है। सही कह रही हैं वो। आप भी देखिए, अब देखिए, अब आजकल उनके बयान कुछ अलग है, मैं उन पर कुछ कहना नहीं चाहता, मैं हमारी बहन है, मैं उन पर कुछ कहना नहीं चाहता, उन्हें रहने दीजिए, लेकिन आजकल उनके बयान कुछ अलग है। मैं इस पे फिर बिल्कुल भी ना पॉलिटिक्स पे जाना नहीं चाहता, ठीक है? आप मैं जा रहा हूं मेरे ना, साथी जो इसमें कांग्रेस पॉलिटिक्स साथ में नहीं पॉलिटिक्स भी मेरी यही रिक्वेस्ट होगी। देखिए पॉलिटिक्स संदीप भाई, पॉलिटिक्स में चलते हैं ना, जिम्मेदारी आपकी है। मेरा एक बात देखिए, मैं ये कह रहा हूं, दिल्ली में सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरे को भी तो 15 सेकंड कुछ कहना है ना। जब दिल्ली में पानी भरता है तो ऐसा तो नहीं है कि गुड़गांव में पानी नहीं भरता। गुड़गांव में ड्रेनेज सिस्टम जीरो है। जब बॉम्बे, अभी मुंबई के अंदर 2 तारीख को मुंबई डूब गई, आप ही के चैनल पे चल रहा था कि ट्रेन चल नहीं पा रही, ट्रेन बंद हो गई, पूरा बॉम्बे डूब गया। आज बड़े शहरों के अंदर दुनिया भर की जो इंक्रोचमेंट है, इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। इमिग्रेंट्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो हमारे गांव देहात है वहां पे हमारी सरकारें काम नहीं दे पा रही। आप किसी प्रॉब्लम को इतनी आसानी से एक चीज में खत्म नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल सही, मेरी आप बिल्कुल मेरे वाली ट्रैक पर ही आ गए राजेश। जो मैं कहना चाह रहा था, मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका। आपने वही बात कह दी, आपने मुंबई गुड़गांव का जिक्र किया है, मैं उसमें बाकी नेताओं का पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। लेकिन दिल्ली में जो ये तंत्र विफल होता दिखा, सिस्टमिक फेलियर हुआ, उसके लिए आप जिम्मेदार है ना। बैठे हुए हैं आपके मुख्यमंत्री जेल में और दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, वहीं से चलाएंगे, चला नहीं सकते जेल से। तो सरकार फेल हो गई है, तंत्र फेल हो गया है। अरे ये मानेंगे ना भाई? मैं फिर आपसे इस बात को कह रहा हूं, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि ये सब कुछ 2 साल में नहीं बन गया। ये बिल्डिंग को 2 साल में, 1.5 साल हुआ है हमें एमसीडी में आए हुए, 1.5 साल में बिल्डिंग बन के खड़ी नहीं हो गई। और ये अकेली नहीं है, पूरे दिल्ली में ये व्यवस्था है। आपने अभी बताया, उस व्यवस्था को एकदम से आप तोड़ नहीं सकते। लाखों लोगों को बेरोजगार नहीं कर सकते। आप तो बीजेपी की तरह बोलने लगे, बीजेपी से बहुत कुछ सीख गए लगता है। साथ चाहिए राजेश, बीजेपी भी तो यही कहती आ रही है। 10 साल नहीं, कोई पूछ ले भाई, 10 साल से आप सरकार में कि नहीं जी, 55 साल कांग्रेस ने राज किया, इतना भट्टा बिठा दिया देश का, उसको ठीक कर रहे हैं, वही तर्क आप दे रहे हैं। नहीं, देखिए मेरी बातों में फर्क है। मैंने सबको ही इसमें सम्मिलित करा, मैंने बीजेपी का एक बार भी नाम नहीं लिया। मैं बीजेपी का लेता तो मैं कहता कोरोना में इतनी लाशें जल गई, तब भी नहीं माना कितने लोग मर गए हैं। सबने देखा बनारस के घाटों पे कितनी लाशें जल रही थी। मैं तो उसकी बात करना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि 1.5 साल पहले इसमें बीजेपी भी थी, कांग्रेस ने भी 15 साल या राज करा, तब भी पानी के सिस्टम को धीरे धीरे ठीक करने में समय लगेगा। आबादी बढ़ रही है, उस सिस्टम के अंदर अगर हम नालों को साफ करना चाहते हैं, उसमें कुछ और वो नाले साफ हुए हैं। मैं आपको जियो टैगिंग की फोटो दे सकता हूं कि वहां पे जहां पे नाले साफ होते हैं वहां कैसे जियो टैगिंग होती है। हम उस सिस्टम को धीरे धीरे ठीक करना चाहते हैं, लेकिन जितना इन्फ्लक्स है, जैसे लोग इंक्रोचमेंट के तौर पर जाते हैं, आप रिपोर्ट्स पढ़िए, अलग अलग अखबारों ने उसको छापा है। आपने भी, आप इतने गंभीर विषयों पर चर्चा करते हैं, बड़े गंभीर तरीके से करते हैं। आप देखिए हालात क्या है, किस तरीके से लोग वहां पे आ रहे हैं। लोग एस्पिरेंट्स है, किसी तरह आईएएस, और बेचारे बच्चे परेशान हैं। नीट में बैठते हैं तो उसमें धांधली हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं। ठीक है, अभी आप ही के मंत्री, बेचारा पढ़ के, एक मिनट सुनिए ना राजेश, एक मिनट सुनिए। सौरभ भारद्वाज ने, मंत्री हैं, अभी मैसेज भेजा है मुझे, व्हाट्सएप किया है और एक वीडियो भेजा है 28 जून का, जिसमें चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार, एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी और दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ अनु ब्रासू सभी मौजूद हैं। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि दिल्ली में ड्रेन और सीवर से गाद निकालने का काम ठीक से नहीं किया गया, इसके चलते पूरी दिल्ली में जल भराव हुआ। उसी जल भराव के चलते दिल्ली में करंट लगने से कई जानें भी गई हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट की लापरवाही तो है, मगर दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र किया गया है। अब महेश वर्मा, यहां पर सौरभ भारद्वाज, ये लिखा हुआ है मेरे पास, सब ऑन रिकॉर्ड है, ये अभी आया है मेरे पास संदेशा, वो कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकार ना तो इन अफसरों का ट्रांसफर कर सकती है, ना ही कार्रवाई कर सकती है। कार्रवाई सिर्फ एलजी साहब कर सकते हैं। टोपी ही एक दूसरे को पहनाते रहेंगे, अंतिम संस्कार हो जाएगा इन 3 बच्चों का, बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने संदीप भाई। और आज का ये इतना संवेदनशील मुद्दा है, अगर थोड़ी भी कहीं किसी के अंदर जमीर होगी, आपके दर्शक देख रहे हैं, और मैं तो बहुत आहत हूं अंदर से। और इस पे आज जिस तरह से लीपापोती करने का काम, अगर या वो सौरभ भारद्वाज के माध्यम से हो या आम आदमी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं अभी,
ये लीपापोती आज नहीं चलेगी, इस पे बिल्कुल नहीं चलेगी। नहीं, यहाँ पर वो सवाल और ये अगर कह चलेगी उठा तो रहे मैं हैं, उसका ना, डट के ना, जो ना, है महेश प्रतिकार करूंगा। महेश सवाल पे आते हैं ना, वो कह रहे सवाल हैं ये चुनी है हुई कि सरकार दिल्ली का ना तो इन जिस अफसरों तरह का का ट्रांसफर भयावह कर सकती चेहरा- है, सुनिए ना ट्रांसफर कर सकती है ना सुनिए, कार्रवाई, बात सुनिए। और अधिकारी मान रहे हैं गाद भरने से दिक्कत हो रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग से नहीं, ये ट्रांसफर पोस्टिंग से इस हत्या को नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं, आप ये ट्रांसफर पोस्टिंग चाहिए, नहीं, इस हत्या के बाद अब ट्रांसफर पोस्टिंग चाहिए सौरभ भारद्वाज को, ये मांग कर रहे हो। अब इसका बनता है, ये क्या मतलब निकालिएगा आप? एक सीजेंट पत्रकार है, आप पूछे ना उनसे कि ये पोस्टिंग, ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कहां से आ गई? मौत की बात हो रही है, हत्या की बात हो रही है। केजरीवाल के 6 महीने पहले का उस बयान को उठाइए, 9,000 किलोमीटर सीवर लाइन है, 90 किलोमीटर की सफाई हो रही, क्या मतलब होता है? 17 पॉइंट रिपोर्ट है कि 17 ऐसे सीवर पॉइंट थे जहां से गाद निकलने थे, उसको छोड़ दिया जाता है। आपको सुन के हैरानी होगी, 2200 करोड़ रुपया सीवर डाका डाला गया दिल्ली के लोगों के पॉकेट से। दिल्ली क्या, जब पानी का बिल आता है उसमें सीवर का जो है 50% उसका लगा के पैसा लिया जाता तो है। एक दूसरे से सीखा भी जा रहा है 250 ना। करोड़ रुपया इन लोगों ने 2022 सीवर में के 2022 गाद को में मॉनिटर करने के नाम पर मोरबी में खा गए। हादसा होता है, पुल टूट जाता है, जिसके ये मैंडेट इंचार्ज, बना एक के- मिनट सुनिए ना, नहीं भाई, जिसके इंचार्ज आप- मिनिस्टर मुख्यमंत्री होते हैं, संदीप भाई, आज मुख्यमंत्री होते हैं। 141 लोग मरे थे, जिम्मेदारी तय हो गई थी क्या? बच्चों की हत्या आज नहीं, इन बच्चों की हत्या मोरबी से जस्टिफाई मत करो। मेरे अच्छा। भाई हाथ जोड़ रहा हूँ, नहीं, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। इनको राजनीति चस्ते से मत देखो मेरे भाई। ये जो मासूम बच्चे मरे हैं, जिनकी हत्या की गई है आज, उनको अगर आप कहोगे कि मोरबी, बिहार, ये वो स्मार्ट सिटी, इन तमाम चीजों को तो कनेक्ट स्मार्ट करके और सिटी तब वाली justify नीति, करने की सड़क कोशिश पर करोगे, मरना मैं नियति, समझता हूं ये सवाल ये बनता मेरा है ना। जमीन allow नहीं करता। ये सवाल तो खड़ा होगा ना, लाजर तस्वीर भी खींचनी हो जाती है जरूरी कि नहीं? अरे भाई, महेश, जो कसूरवार है ठोको ना। अरे मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ हाई कोर्ट है, मैं कह रहा हूं कि आप हो, हम हैं, इसी शहर में हम रहते। मेरे घर में कब हादसा ऐसा हो जाए मुझे अब मालूम नहीं है, मैं कब मर जाऊं। फेयर पॉइंट है आपका ओनिका मेहरोत्रा। जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होगी क्या? और समवेयर वी हैव टू मेक अ बिगिनिंग ना। ये हर जगह Exactly. वो सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, वो ठीक कह रहे थे राजेश, चाहे गुड़गांव हो, चाहे मुंबई हो, पुणे में हमने देखा, चाहे सड़क हादसों की बात हो या ट्रेन लगातार जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, पर कहीं तो स्टार्ट होगा। और हम एक दूसरे पर दूसरे हादसे को याद दिलाकर इस हादसे की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे संदीप जी, बट मुझे दुख इस बात का होता है सर कि अकाउंटेबिलिटी के नाम पे जनता को जो धोखा दिया जाता है, चेक्स एंड बैलेंसेस कहीं है नहीं। अब फिर जब कुछ बात करते हैं संदीप जी तो कहते हैं कि राजनीति मत लाइए। राजनीति नहीं हो रही, ये आपको बताया जा रहा है कि गलतियां हुई हैं। देखिए संदीप जी, दिल्ली के वासी हम भी हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम की हालत चरमरा गई है बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। तो बिगिनिंग तो करनी पड़ेगी। आप कब तक कहते रहेंगे पुरानी नाली है, पुरानी पाइपें? आप स्टार्ट तो करिए। गैस वाला आता है वो डिगिंग करके चला जाता है, उसकी भरपाई कहते हम नहीं करेंगे, एमसीडी करेगी। एमसीडी वाला कहता है पीडब्ल्यूडी। कब तक आप पासिंग द बक करते रहेंगे और जनता को छोड़ देंगे इस तरह से? जब कहते हैं कि 2 सरकारें चल रही है, इधर एमसीडी में आपकी भी है और स्टेट में भी आपकी, सेंटर में चलिए मोदी सरकार है, लेकिन कोऑर्डिनेशन के नाम पे जीरो है सर, और लड़ते रहते हैं। पर हम बड़ी जमुना के बैंक तस्वीर की- को, अभी भी बड़ी तस्वीर को आंकने और उस पर उसको नैरेटिव में जोड़ने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं क्या? दिल्ली 70% दिल्ली रेगुलराइज नहीं है, ये भी एक कड़वी हकीकत है ना। कितने घर तोड़ोगे, मास्टर क्या प्लान- करोगे, शुरू कौन करेगा? कंपेटिटिव पॉलिटिक्स मास्टर ये भी तो चलती है कि अरे बनाओ और नियमों की धज्जियां उड़ाओ, उल्लंघन करो, रेगुलराइज कर देंगे हम आकर। एग्जैक्टली कंपाउंडिंग करके रेगुलर होता था सर, लेकिन मास्टर प्लान दिल्ली का बन चुका था दिल्ली सरकार के टाइम पे, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। आप कैसे कह रहे हैं कि विधायक को नहीं पता कि बिल्डिंग बन रही है? चलिए एमसीडी 1.5 साल में आई है इनके पास, लेकिन दिल्ली की सरकार में ये विधायक तो थे। आपने ठीक कहा, ये कहते रिकॉर्डिंग करके लाओ, घूस खा रहे, तो वो कहाँ गई वो बातें? कहाँ गया वो लोगों से कोऑर्डिनेशन? आप लोगों से मिले तो सही। राजेंद्र नगर की अगर हालत देखें सर, चलिए जनरली दिल्ली की हालत देखिए, तो डे बाय डे इंक्रोचमेंट हो रही है। आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। आप अलाउ ही क्यों करते हैं? अलाउ इसलिए करते हैं, नेक्सस है नेताओं का,
इनके साथ जो आपके ऑफिसर्स हैं, और सीधा सीधा पैसों का लेन देन होता है। आप एलिगेशन लगाएं तो कहते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ नहीं, कब आदत तक हो गई जनता है को हमारी। मनोरंजन- स्मार्ट सिटीज कहां बनी, उसकी जवाबदेही कहां तय होती है? आप बोल के दिखाइए, आपको पर्चा दिखा देंगे, ये किया वो किया। आप देखिए ट्रेनों का हाल देखिए, वंदे भारत की ट्रेन की हालत देख लीजिए। किस किस जगह में पॉइंट आउट करेंगे संदीप जी? किस किस जगह पॉइंट आउट करेंगे? शुरुआत कहां से करेंगे? करना ही नहीं शुरुआत चाहते, कहां से फिर आप- करेंगे, सवाल वहां पर है। सुधीर कृष्णा जी, Correct. आप तो सेक्रेटरी रहे हैं शहरी विकास मंत्रालय में। क्या मतलब अनप्लान्ड सिटीज बस बने जा रही हैं? एक मास्टर प्लान, आप लोग उसमें बहुत मेहनत करते हैं, वो जमीन पर उतरती क्यों नहीं दिखती? स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम दिल्ली का ये हादसा लें, 3 लोग मरे क्योंकि पता होते हुए भी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर ये दिल्ली तक सीमित थोड़ा, ये तो देशव्यापी एक समस्या है ना। ये समस्या देशव्यापी, आपने ठीक कहा संदीप जी। और इसके लिए जो हमारे मंत्रालय की गाइडलाइन है, उसको हम कहते हैं URDPFI गाइडलाइन, अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन। उसके मुताबिक शहरों को केवल शहरों के लिए नहीं बल्कि रीजनल बेसिस पे ड्रेनेज प्लान बनाना चाहिए। रीजनल बेसिस पे, क्योंकि पानी जो है वो शहर में ही नहीं आता और शहर में ही नहीं जाता है, बाहर से, शहर के बाहर से पानी आता है और शहर के बाहर जाता है। तो रीजनल ड्रेनेज प्लान बनाना बहुत आवश्यक है। लेकिन उसमें समस्या ये है कि ड्रेनेज मैनेजमेंट किसी एक संस्था के पास नहीं है। दिल्ली का ही उदाहरण ले लें कि दिल्ली में कोई जो ड्रेन है, नेचुरल ड्रेन और मैन मेड ड्रेन, इसका रेगुलेशन जो है रोड से लगा हुआ है। कम से कम 30 से 40 डिपार्टमेंट के पास ये ड्रेन्स हैं, केवल एक डिपार्टमेंट नहीं है। तो ये ड्रेनेज का जो है, लेकिन पानी का फ्लो जो है उसको डिपार्टमेंट से लेना देना नहीं है, वो एक तरफ से जाएगा। ये एक समस्या ऐसी है दिल्ली में खास तौर से, मगर हर स्टेट में, हर शहर में ये है कि ड्रेनेज प्लान नहीं है और जो है उनका नहीं, मैनेजमेंट दिल्ली जो ठीक से क्या सुधीर जी, मैंने अपना शुरुआती दौर में करियर में, मैं ABP न्यूज़, पहले स्टार न्यूज़ हुआ करता था, दफ्तर होता था मुंबई में। मैं मुंबई भी रहा और वहाँ मैंने थोड़ा अध्ययन किया था। वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम 1890 से चला आ रहा है, इसीलिए हर मॉनसून में मुंबई तैरने लगती है और कोई हल नहीं निकाल पाया आज तक। हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे स्मार्ट सिटीज बनाने की, विकसित भारत का संकल्प, हम विकसित भारत की ये तस्वीर दिखा रहे हैं क्या? ये भी तो सवाल हमें कहीं ना कहीं किसी दिन इनसे मुखातिब तो होना पड़ेगा ना। एक दौर में मेरा सुझाव ये है कि नीति नियम सब अपनी जगह हैं, योजनाएं हैं, लेकिन उसको ड्रेनेज कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। इस समय हम फ्लाईओवर को महत्व दे रहे हैं, मेट्रो रेल को महत्व दे रहे हैं, जो आवश्यक है अपनी जगह, लेकिन ड्रेनेज को जितना महत्व, क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो ड्रेनेज के विरुद्ध जा रही है। अगर हम रोड बनाते हैं तो अक्सर वो रोड जो है वो ड्रेन को ब्लॉक कर देती हैं या उसका फ्लो, पानी का फ्लो ब्लॉक करती हैं। कोई एक्शन करते हैं तो नेचुरल पानी के फ्लो को ब्लॉक करते हैं। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हर शहर में ड्रेनेज का एक प्लान बनाना चाहिए और उसको बिल्डिंग बाय लॉ में अच्छे से इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, मास्टर प्लान में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, जिससे उसको वायलेशन ना हो सके। ये मैं ब्रॉड लेवल पे कह रहा हूँ। अब लोकलाइज लेवल पर इस केस में मैनेजमेंट की क्या गलती, ओनर की क्या गलती है कि उसने स्विच नहीं, जो पेपर में पढ़ रहे हैं वो अपनी जगह है, वो तो इंक्वायरी का मुद्दा है, वो होना चाहिए इंक्वायरी और उसको पनिशमेंट देना चाहिए। लेकिन ब्रॉडर लेवल पर जो मैं कहूँगा ड्रेनेज का मैनेजमेंट और ये फ्लोर पे फ्लोर ऐड करने का जो एक रूल बन चुका है कि सिंगल फ्लोर बिल्डिंग चाहे वो अवैध। सुधीर जी, अब अगर दिल्ली हाई कोर्ट में MCD ये जानकारी सबमिट करती है कि 583 कोचिंग सेंटर्स में से 67 के पास ही फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है, या 461 कोचिंग सेंटर फायर और दूसरे सर्टिफिकेट्स के बिना चल रहे हैं, ये तो आप बैल मुझे मार भी कर रहे हैं ना। हम इसमें राजनीति भी आती है। जो सवाल मैं ओनिका से पूछ रहा था, दरअसल वो आपसे पूछना चाहिए। जहां कानून है भी वहां बनेंगे नहीं, क्योंकि राजनीतिक नफा नुकसान, पॉपुलिज्म आ जाता है कि जी अरे ये बना लीजिए, विंक विंक, राजनेता कहेगा बनाइए बनाइए, अभी बाद में कहीं ना कहीं आ जाएगी, रेगुलराइज करने की घोषणा हो जाएगी। टूटेगा कुछ नहीं, टूटता है तो गरीब का आशियाना टूटेगा, बाकी तो कुछ टूटता नहीं। अगर एक प्लान बना के नोटिफाई कर दें तो तोड़ना आसान होगा। ये देखिए, जब दिल्ली मेट्रो बनी तो कोई कोर्ट केस नहीं आए, क्योंकि उन्होंने प्लान बनाया, नोटिफाई किया, दिल्ली मेट्रो आराम से बन सकी।
वरना अगर उसको पीस पीस में बनाते, बगैर ध्यान दिए बगैर प्लानिंग किए, तो वो भी ना बन पाती। अगर एक ड्रेनेज प्लान बना के उसको मास्टर प्लान के तहत नोटिफाई कर दें तो कोर्ट भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी बिल्डिंग को डिमोलिश करने का। अभी देखिए वाराणसी में आप जाएं तो कितनी रोड बनी है, दुनिया भर की हजारों बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया जो कि अनऑथराइज एनक्रोचमेंट थे, क्योंकि उन्होंने एक प्लान को नोटिफाई किया और किया। तो दिल्ली में भी कर सकते हैं, मुंबई में भी कर सकते हैं, हर शहर में कर पर सकते हैं। ड्रेनेज की सिस्टम की प्रॉब्लम काशी में भी आई, पानी अब वहां भी भरने लगा, गड्ढे फिर से दिखने लगे हैं अयोध्या की सड़कों पर भी। तो हम ये बेसिक काम नहीं कर पाते हैं। पर आशुतोष, सवाल यहां पर यह भी है, इन 3 मौत का जिम्मेदार कौन? यह आंकड़ा बड़ा छोटा लगता है, तो क्या यह सवाल ना पूछा जाए और इसका जवाब ना ढूंढने की कोशिश की जाए? अनम्यूट कीजिए संदीप। जो बात आप यहाँ कहना चाहते हैं, जो डिबेट आप करना चाहते, हाँ, जो डिबेट आप करना चाहते हैं, दरअसल उसमें असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा बहुत साफ है कि पॉलिटिकल क्लास किसी तरीके से कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला करेगी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर हमला करेगी, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हमला करेंगे, और उसके बाद सब डिबेट से निकलेंगे और उसके बाद आराम से मस्ती करते हुए चले जाएंगे। इशू असली क्या है? इशू क्या है? जब तक पॉलिटिकल क्लास की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जब तक उस ब्यूरोक्रेट की और टॉप लेवल पे तय नहीं होगी, जब तक चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जब तक चीफ मिनिस्टर की तैयारी तय नहीं होगी, जब तक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक आप लॉक ड्रेन सिस्टम के बारे में बातचीत कर लीजिए। इस देश के अंदर रवायत क्या है? रवायत यह है कि गरीब का झोपड़ा जब भयंकर सर्दी होती है, छोटे छोटे बच्चे बिलबिलाते रहते, तब उसको डिमोलिश कर दिया जाता, और तब यह कहा जाता है यह एनक्रोचमेंट के खिलाफ ड्राइव की जा रही है। आप चले जाइए करोल बाग के अंदर, हजारों नहीं, हजारों की संख्या में वहां इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं। आज तक आपने देखा वहां बुलडोजर चलते हुए? एक भी बड़े आदमी का बुलडोजर गया? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये कभी नहीं होता, क्योंकि सब बड़े अधिकारी बैठ के यहां पैसे खाते हैं, पैसे खाने के धंधे में लगे होते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, यहां पे सिर्फ पैसे खाने का धंधा है और कुछ भी नहीं है। ये जो धंधा शुरू हो गया है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस पूरे खेल के अंतर्गत। नहीं, इसमें भी कॉम्प्लिकेशन डाल दी जाती है ना आशुतोष। अब जैसे राजेश ने कहा या सौरभ भारद्वाज का भी जो मेरे पास संदेश आया, अभी आशु का वीडियो नहीं दिख रहा है, तो अभय सवाल दरअसल आपसे ही मैं पूछ लेता हूं। राजेश कह रहे हैं देखिए अधिकारी की जिम्मेदारी है। जब मैंने पॉइंटेडली पूछा कि राजेंद्र नगर के विधायक तो दुर्गेश पाठक हैं, आपके वरिष्ठ नेता हैं, रणनीतिकार हैं, कि नहीं अधिकारी अब एमएलए थोड़ा हर एक चीज का पता लगाएगा, तो जो विधायिका है, जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं परमानेंट एग्जीक्यूटिव पर जवाब डालेगी। वो कहेंगे जी हमारे को एलजी ने आदेश दिया, निर्देश दिया, या धमकाते हैं, डराते हैं मुख्यमंत्री, तो गोल गोल ही हम घूमते रहेंगे। तो कार्यपालिका से काम लेने की जिम्मेदारी तो सरकार की है, हाँ? जाहिर है। तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी तो तुरंत स्वीकार करनी होगी, और ये बेहतर ये होता, कल ये घटना हुई थी, अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार के पास तत्परता से किया हुआ कोई ना कोई एक प्लान होता जो भविष्य की तरफ इशारा कर रहा होता। भले ही वो केवल एक स्केच की शक्ल में होता, भले ही वो केवल आउटलाइन होती, केवल रूपरेखा होती, लेकिन उनके पास कोई होता कि उन्होंने ये कर लिया, मतलब और आगे करेंगे। जैसे अभी जो आपके सुधीर जी, सौरभ भारद्वाज क्या कर रहे हैं? वो 28 जून का वीडियो बता रहे हैं कि जी चीफ सेक्रेटरी भी ये कह रहा है, वो भी ये कह रहा है, वो भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। देखिए सौरभ भारद्वाज का जो तर्क है, तर्क बुनियादी रूप से सही है कि दिल्ली में सत्ता की संरचना बहुकेंद्रीय है। नियुक्तियां और ट्रांसफर जो हैं, जो सरकार ने नया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटते हुए जो कानून बनाया था, वो पूरी की तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों में है। ये लोग स्कूल चला सकते हैं लेकिन शिक्षकों का तबादला नहीं कर सकते, मतलब ये स्थिति है इन लोगों की। तो ये तो इनकी सरकार की समस्या है, दिल्ली की विशेष किस्म की समस्या है ये। लेकिन इस समस्या के सामने रहते हुए आम आदमी की पार्टी की सरकार क्या कर सकती है, ये उन्हें जरूर करना चाहिए। वहां पर बजाय इसके कि लगातार वो इसकी शिकायत करते रहे, अब ये घटना हुई है, इस घटना सबक सीखकर कुछ ना कुछ तो प्लान करके, कुछ ना कुछ तो योजना बनाकर सामने आना चाहिए। तो प्लान तो तब होगी। एक और छोटी बात, जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो एक बहुत ही बड़ी लॉबी है। बिल्कुल है। सारे हिंदुस्तान में वो 58,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, और ये इतनी शक्तिशाली लॉबी है कि कोटा पूरा उसी से भरा हुआ है। उसके ऊपर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सीरियल्स बनते हैं, कोटा फैक्ट्री और भी कई सीरियल्स बन चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है, और इस तरह की बहुत सी ताकतें जो हैं वो सरकार को, प्रशासन को
ठीक से काम करने से रोकती भी हैं और उनको भ्रष्ट भी करती हैं और वो भ्रष्ट होने के लिए तैयार भी रहते हैं। तो मामला बहुत ही जटिल और विकट है। ना वो तो आप करोल बाग में चले जाइए, आप कहीं भी, मेरा देखा हुआ है, मैं रह भी चुका हूं करोल बाग में कई साल तक, 5-6 साल तक करोल बाग में मकान किराए पे लेकर रह चुका हूं। हाँ। मैं 80 दशक के आखिर के बाद बता रहा हूं, वो सब मेरा देखा हुआ है। इसको संभालना बहुत ही मुश्किल है। जो एक बहुत पुराना एक शेर नहीं है, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे। ये इसी किस्म की समस्या है। गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे। अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। नहीं, उलझी तो हुई है। इसमें मुझे याद आता है, अमेरिकी राष्ट्रपति थे, आजकल अमेरिकी चुनाव की भी बहुत खबरें आ रही हैं आशुतोष, रूजवेल्ट साहब, उन्होंने अपने वर्किंग टेबल पर एक प्लाक लगा रखा था, द बक स्टॉप्स हियर। मतलब आसान हिंदी में इसका मतलब हुआ, जिम्मेदारी यहां खत्म होती है, जिम्मेदारी मेरी है। द बक स्टॉप्स हियर। वेयर डज द बक स्टॉप? जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। संदीप, मोरवी में जब पुल गिरा था तो उसकी जिम्मेदारी किसने ली थी? हाथरस में जब वहां पे 100 से ज्यादा लोगों की मौत, उसकी जिम्मेदारी किसने ली? बिहार के अंदर 15 से ज्यादा पुल पिछले 1 महीने के अंदर गिरे, उसकी जिम्मेदारी किसने ली? और इसी दिल्ली शहर के अंदर जो उपहार कांड हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसने ली? ये जो हम छोटी छोटी बातें करते ना, ड्रेनेज सिस्टम, बुलडोजर, ये इससे कुछ नहीं होने वाला। ब्यूरोक्रेट से लेके ऊपर के मंत्री, चीफ मिनिस्टर तक सबके हाथ खून से रंगे हुए हैं। ये सब दबा के पैसे लेते हैं, इन्होंने राजनीति को धंधा बना रखा है। नौकरशाही एक धंधा हो गई, सबके लाखों करोड़ों रुपए हैं। इसलिए आप ट्रांसफर करिए, ट्रांसफर ना करिए, ट्रांसफर के पावर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी जगह किसी और का रख दीजिएगा, कुछ दिनों के बाद ये फिर उसी तरीके से काम करने लगेंगे। मैं बार बार कहता हूं ना, ये एनक्रोचमेंट ड्राइव जो होते हैं, ये झुग्गी झोपड़ियों में क्यों होते हैं? ये जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी हुई हैं, वहां पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? जब कोई पेटी क्रिमिनल क्राइम करता है, जब आपको सांप्रदायिकता फैलानी होती तो आपके बुलडोजर चलते हैं। लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो 58,000 करोड़ का जो धंधा कर रहे हैं, इनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई हुई? कभी किसी चीफ सेक्रेटरी को आपने उम्र कैद की सजा मिलते हुए पाया? कभी किसी चीफ इंजीनियर को आपने उम्र कैद की सजा मिलते हुए पाया? और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं, इस शहर के अंदर अगर मुख्यमंत्री जेल से अपनी सरकार चलाना चाहते हैं तो यह शहर अभिशप्त है। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, जो कहते थे कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। यही आपने राजनीति बदली। अगर राजनीति नहीं हो रही तो आप क्यों जेल से सरकार चलाना चाहते हैं? क्यों नहीं आम आदमी पार्टी के सारे लोग इस्तीफा दे दो, कह कि नहीं, हमको राजनीति नहीं करनी, हम ऐसी राजनीति करने के लिए नहीं आए थे? कह सकते हैं क्या? इसी दिल्ली शहर के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देता है तो केंद्र की सरकार उस फैसले को बदल देती है। उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले की परवाह नहीं हो। यही वो पार्टी है जो शाहबानों के बारे में बात करती है। जब इसी सरकार होती, जब चुनाव आयोग का फैसला होता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार बदल देती है। तो पॉलिटिकल क्लास ने नहीं, उसमें सवाल ये भी है ना आशुतोष, आपने कुछ दायरा ज्यादा व्यापक कर दिया। सवाल तो ये है भाई, मुख्यमंत्री जेल से बैठकर तो सरकार चला नहीं सकता, तो सरकार नहीं चलाने के लिए तो ऐसे जबरदस्त जनादेश दिल्ली की जनता ने आपको दिए नहीं कि 67 सीटें एक बार दी, 62 एक बार दी, और आप लगातार कुछ कहना चाह रहे थे। वो बात तो कही है राजेश, पर मेरा सवाल बड़ा सीमित, बड़ा डायरेक्ट है, नाम ही मेरे कार्यक्रम का सीधा सवाल है। अब तो कलई खुल गई ना, जो करोल बाग में हो रहा है, कोचिंग सेंटर्स के नाम पर नियमों की जो धज्जी उड़ाई जा रही है, या जो मुखर्जी नगर में नॉर्थ कैंपस में हो रहा है, वो जग जाहिर है। कल से क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि जहां जहां उल्लंघन है वहां वहां सख्त कार्रवाई करती दिखाई देगी आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार? संदीप भाई, मैं बड़े भारी मन से एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे पास में तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं था, मैं तो एक थिएटर का स्टूडेंट था, लेकिन एक आंदोलन को देख के एक पार्टी में आया और उसके बाद में आशुतोष भैया के साथ काम करा और एक विधायक बना। लेकिन आशुतोष भाई को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। हमारी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन क्या जब सोसाइटी साथ में नहीं चलेगी, अगर सिस्टम इतना बुरा है तो सिस्टम को सुधारने के लिए लोग चाहिए ना। तो आशुतोष जी आए थे और मैं उनको बार बार कहता रहा था कि भैया मत जाओ, मैं आपके सामने भी कह रहा हूं। तो हम सब लोग इकट्ठे होकर कब कम काम कर पाते हैं? हम एक दूसरे पे लिपापोती करते रहेंगे? नहीं, चलिए कदम करनी चाहिए। आज मेरा सवाल बड़ा सीधा है शुरुआत कौन? राजेश, कल से कार्रवाई होने लगेगी ना। मैं कह रहा हूं कि करोल बाग और मुखर्जी नगर में इलाके चिन्हित करके और एबीपी न्यूज अपनी टीम्स, कैमरा टीम्स भेजने को तैयार है।
सब जगह जाकर जहां जहां उल्लंघन है सीधे सीधे वहां कार्रवाई करेंगे, ये भरोसा दे सकते हैं आप मुझे? बिल्कुल संदीप भाई, मैं ये कहता हूं कि आप शुरुआत मेरे यहां से कीजिए, मेरे यहां पर आइए और जहां नालों पे एंक्रोचमेंट होती है, जहां लोग परेशानी ऐसी क्रिएट करते हैं, इसको तोड़ दीजिए, देखे जाएंगे वोट देखे जाएंगे, लेकिन किसी को हम मरने नहीं देंगे, हम नहीं चाहते, लेकिन इस सिस्टम को ऐसा कर दिया कोई शुरुआत करोल बाग से क्यों ना करें, शुरुआत राजेंद्र नगर से क्यों ना करें, शुरुआत पटेल नगर से क्यों ना करें, शुरुआत मुखर्जी नगर से क्यों ना करें? करिए, कहां से करिए? अरे मैं आपके आप करिए ना, हम जाएंगे, हम कवर करेंगे। आप आइए, कल से सारे कैमरामैन वहीं लगा देंगे हम। बीजेपी वाले आए, कांग्रेस वाले, सब मिलके गए, हम किसी बच्चे को मरने नहीं देंगे। मैं सबका स्वागत करता हूं, आए ना, या हम फिर इंतजार कर रहे हैं, फिर रखते वाल ऐसे बैठ जाएंगे, फिर कोई मुंबई डूब जाएगी, फिर कोई गुड़गांव डूब जाएगा? नहीं, आइए शुरुआत कीजिए, मैं कह रहा हूं शुरुआत कीजिए, मैं आपके साथ तैयार हूं। एक छोटा सा कमेंट, सब तरफ से कह रहा हूं, सात कदम ताल करने के लिए तैयार हैं? सिर्फ 10 सेकंड में जवाब चाहूंगा। महेश वर्मा, राजेश कह रहे हैं सब साथ चलिए ना, करते हैं कुछ। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा हूं संदीप भाई, आज का जो ये प्रोग्राम जो था ना, इस प्रोग्राम के जरिए मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि इस देश में ऐसी अब घटना ना घटे, कम से कम इस तरह के मंतव्य मैंने नहीं सोचा। आज सुधीर कृष्णन जी ने जो बात कही, उसको शायद आपके सारे दर्शकों ने कहीं इंडोर्स किया होगा। ये जो बात कही जा रही है ना, जिस तरह से हम लीपापोती करके आज, और जिस तरह से इस हत्या को हम किसी और चीज से जस्टिफाई करना चाहते हैं, नहीं, जस्टिफाई करने की बात ही नहीं है। मैं 10 सेकंड का ही कमेंट चाह रहा था। अनिका, सबको साथ चलना चाहिए ना, बेहतर अगर शहर बनेंगे तो हम सबके फायदे की चीज है ना। संदीप जी, सभी देने को तैयार होते हैं, लेकिन जो पावर में है, अगर उनके विल पावर नहीं तो साथ क्या ही कर लेगा? पहले तो जिम्मेवारी इन पे आती है, 10 साल इनको भी दोगे ना सर। तो पावर वालों की विल पावर की भी एक तरह से कसौटी पर कसे जाने की एक गुंजाइश होती है। तो 3 छात्रों की मौत हो गई दिल्ली में। मौत है या दरअसल हत्या? ये सिस्टम, ये स्मार्ट सिटीज क्यों नहीं बन पा रही हैं? रमेश कुमार हैं हमारे दर्शक, करोल बाग में ही रहते हैं, जहां का हम जिक्र कर रहे थे अभी। इनका कहना है कि केंद्र राज्य के चक्कर में दिल्ली की आम जनता पिस रही है, और दरअसल सवाल यह है कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। यहाँ दिल्ली सरकार की और राज्यों में कुछ होता है, अलग अलग सरकारों की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। लाल बहादुर शास्त्री बनने बंद हो चुके हैं क्या देश की राजनीति में? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।